नमस्कार। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप, हम सब ने ये शब्द सुना है, शायद कॉलेज में पढ़ा भी हो, पर आज हम इसकी टेक्स्ट बुक परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं और हमारा मिशन है ये जानना कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या हैं, ये नहीं बल्कि ये क्यों इतने जरूरी हैं। बिल्कुल। मतलब क्यों इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका ही बदल दिया। सही बात है। ये सिर्फ कुछ रूल्स नहीं है, ये एक तरह से फिलॉसफी है, एक तरीका है जटिल बिखरी हुई दुनिया को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनेजेबल कोड में बदलने का। अच्छा। हम आज इस बात पर गौर करेंगे कि एक प्रोग्रामर को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ओप के सिद्धांत एक एक करके कैसे उन समस्याओं का समाधान बनते हैं। ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग का सफर है। ठीक है, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहली समस्या से। बिल्कुल। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, शायद 1980 के दशक में। मेरे पास एक बड़ी सी फाइल है जिसमें हजारों लाइंस ऑफ कोड हैं। 100 से ज्यादा फंक्शंस हैं और दर्जनों ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिन्हें कोई भी फंक्शन कहीं से भी बदल सकता है। ओह, ये तो नाइटमेयर है। हाँ, एक छोटा सा बग ढूंढने में हफ्ते लग जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन सा डेटा कहाँ बदल गया। ये तो पूरी तरह से केओस है। और यही पहली और सबसे बड़ी समस्या थी जिसे ओओपी ने हल किया। इस केओस को ऑर्गेनाइज करने का पहला कदम था क्लास और ऑब्जेक्ट का विचार। ब्लूप्रिंट और असली चीज। हाँ, एक क्लास, जैसा कि हमारे नोट्स में दिए गए कुत्ते के उदाहरण में है, एक ब्लूप्रिंट है। ये कहता है कि कुत्ता नाम की चीज में क्या क्या होगा। उसका एक नाम होगा जो डेटा है, एक रंग वो भी डेटा है, और वो भौंक सकता है जो कि एक फंक्शन है, पर ये सिर्फ एक प्लान है। और ऑब्जेक्ट उस प्लान से बनी असली चीज है। जैसे टॉमी नाम का एक भूरे रंग का कुत्ता, तो टॉमी एक ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ असली जादू तो इनकैप्सुलेशन में है ना? ये सिर्फ डेटा और फंक्शंस को एक साथ रखने से तो कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। इनकैप्सुलेशन का मतलब है उस डेटा और फंक्शंस को एक प्रोटेक्टिव बबल में रैप कर देना। सोचिए, एक क्लास एक सुरक्षित तिजोरी की तरह है। अच्छा। अंदर डेटा है, मतलब कीमती सामान, और फंक्शंस है, मतलब उस सामान को इस्तेमाल करने के तरीके। अब इस तिजोरी को बाहर से कौन और कैसे एक्सेस कर सकता है, ये हम तय करते हैं। यहीं पर पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, यहीं पर। ये मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है। जो पब्लिक है उसे कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है, जैसे कुत्ते को भौंकने के लिए कहना। सही। लेकिन जो प्राइवेट है, जैसे उसकी उम्र या हेल्थ स्टेटस, उसे बाहर से सीधे नहीं बदला जा सकता। पर एक मिनट, अगर मैं प्रोग्रामर हूं तो मुझे सीधे एक्सेस क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये एक एक्स्ट्रा लेयर क्यों? क्या ये काम को और मुश्किल नहीं बनाता? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। शुरू में ऐसा लग सकता है कि ये एक रुकावट है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। कैसे? इसे डेटा हाइडिंग कहते हैं। सोचिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट क्लास है जिसमें बैलेंस नाम का एक प्राइवेट वेरिएबल है। अगर ये पब्लिक होता तो कोड में कहीं भी कोई भी myaccount.balance is equal to -1 करोड़ लिख सकता था और सिस्टम करप्ट हो जाता। अच्छा, समझ गया। तो बैलेंस नेगेटिव हो जाता। हाँ, एनकैप्सुलेशन ये सुनिश्चित करता है कि बैलेंस को बदलने का एकमात्र तरीका एक पब्लिक फंक्शन जैसे विथड्रॉ अमाउंट के जरिए हो। और उस फंक्शन के अंदर हम चेक्स लगा सकते हैं। बिल्कुल। और उस फंक्शन के अंदर आप चेक कर सकती हैं कि क्या अमाउंट पॉजिटिव है, क्या अकाउंट में ड्यू बैलेंस है, मतलब आप डेटा पर कंट्रोल रखते हैं। ये कोड को प्रिडिक्टेबल और मेंटेनेबल बनाता है। मैंने अपनी आंखों से प्रोजेक्ट्स को फेल होते देखा है जहां डेटा हाइडिंग नहीं थी और एक छोटे से बदलाव ने पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया था। मतलब ये एब्स्ट्रैक्शन का पहला लेवल है जहां आप इंटरनल्स को बाहरी दुनिया से बचाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने केओस को ऑर्गेनाइज करके सुरक्षित बॉक्सेस यानी ऑब्जेक्ट्स में डाल दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अच्छा। मान लीजिए मैं एक ड्राइंग एप्लीकेशन बना रहा हूं। मैंने एक सर्कल क्लास बनाई, एक स्क्वायर क्लास बनाई और एक ट्राइंगल क्लास बनाई, पर मैं देख रहा हूं कि तीनों में कुछ चीजें कॉमन है। जैसे कि तीनों का एक पोजीशन है, मतलब XY कोऑर्डिनेट्स, तीनों का एक रंग है और तीनों को स्क्रीन पे मूव किया जा सकता है। मुझे ये सारा कोड सेट पोजीशन, सेट कलर, मूव तीनों क्लासेस में कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। ये बहुत इनएफिशिएंट है। और आपने अगली बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ लिया, कोड डुप्लीकेशन। हाँ। और इसका सॉल्यूशन है ओओपी का दूसरा स्तंभ,
इनहेरिटेंस कहता है कि अगर आपके पास कई ऐसी क्लासेस हैं जिनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं, तो उन्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम एक जनरल क्लास बना सकते हैं? हाँ, आप एक जनरल बेस क्लास बना सकते हैं, जैसे शेप, और उसमें ये कॉमन चीजें डाल सकते हैं। तो शेप क्लास में पोजीशन और कलर जैसे डेटा मेंबर्स और सेट पोजीशन और सेट कलर जैसे मेंबर फंक्शंस होंगे। बिल्कुल। और फिर आपकी सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल क्लासेस उस शेप क्लास से इनहेरिट करेंगी। इसका मतलब है कि उन्हें शेप की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस वो फ्री में मिल जाएंगे। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं। ये इज अ रिलेशनशिप है। अ सर्कल इज अ शेप। तो इसका सबसे बड़ा फायदा रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी से भी कहीं ज्यादा इसका फायदा मेंटेनेबिलिटी है। इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, आपको बाद में पता चलता है कि आपके मूव फंक्शन में एक बग है। अगर आपने इनहेरिटेंस का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो आपको सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों क्लासेस में जाके उसे ठीक करना पड़ता। और अगर 50 शेप्स होते तो आप 50 जगहों पर बग फिक्स कर रहे होते। इनहेरिटेंस के साथ आप सिर्फ एक जगह शेप क्लास में बग फिक्स करते हैं और वो फिक्स अपने आप सभी चाइल्ड क्लासेस में पहुंच जाता है। अच्छा। ये सिर्फ टाइपिंग बचाने के बारे में नहीं है, ये एक रोबस्ट सिस्टम बनाने के बारे में है जो अपने ही वजन के नीचे दब ना जाए। लेकिन मैंने सुना है कि प्रोग्रामर्स अक्सर डीप इनहेरिटेंस हायरार्कीज को लेकर शिकायत करते हैं कि ये कोड को बहुत रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल बना सकता है। क्या इस इज़ा रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने का कोई डाउनसाइड भी है? ये एक बहुत ही एडवांस्ड और जरूरी पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल डाउनसाइड है। कभी-कभी इज़ा रिलेशनशिप की जगह हैज़ा रिलेशनशिप ज्यादा बेटर होती है। हैज? हाँ, उदाहरण के लिए, क्या एक कार एक इंजन है? नहीं, एक कार के पास एक इंजन होता है। हाँ। कार हैज अ इंजन। अच्छा, हाँ। तो कार क्लास को इंजन क्लास से इनहेरिट करने की बजाय अपने अंदर इंजन का एक ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। ये कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस कहलाता है, जो एक की डिजाइन प्रिंसिपल है। इनहेरिटेंस एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर समस्या का हल नहीं है। एक अच्छे आर्किटेक्ट को पता होता है कि कब इनहेरिटेंस इस्तेमाल करना है और कब कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो हमने कोड को ऑर्गेनाइज कर लिया एनकैप्सुलेशन से और कोड को रीयूज करना सीख लिया इनहेरिटेंस से। अब सिस्टम बड़ा हो रहा है। मेरे ड्राइंग एप्लीकेशन में अब 50 तरह के शेप्स हैं। मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो स्क्रीन पर मौजूद सभी शेप्स का एरिया कैलकुलेट करके टोटल एरिया बताए। अब मैं क्या करूं? मुश्किल सवाल है। क्या मैं एक बड़ा सा इफ एल्स स्टेटमेंट लिखूं, जैसे इफ शेप इज अ सर्कल, यूज फॉर्मूला फॉर सर्कल, एल्स इफ शेप इज अ स्क्वायर, यूज फॉर्मूला फॉर स्क्वायर? ये तो बहुत ही भद्दा और अनमैनेजेबल कोड होगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर ओपी का असली जादू सामने आता है। ये प्रॉब्लम हमें दो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की ओर ले जाती है, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पहले एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। नोट्स में कार चलाने का जो उदाहरण है वो एकदम परफेक्ट है। जब आप कार चलाते हैं तो आपको बस स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर और ब्रेक से मतलब होता है ना? हाँ, बिल्कुल। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेटर दबाने पे इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्शन कैसे काम करता है। आपको बस एक सिंपल इंटरफेस दिया गया है और बाकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हुई है। वही एब्स्ट्रैक्शन है। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है यूजर्स को सिर्फ जरूरी फंक्शंस यानी पब्लिक इंटरफेस दिखाना और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स यानी प्राइवेट मेंबर्स को छिपाना। अच्छा। अब इसे पॉलीमॉर्फिज्म से जोड़ते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक नाम कई रूप। मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? हाँ, आपकी एरिया कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉलीमॉर्फिज्म है। कैसे? आप अपनी बेस शेप क्लास में एक फंक्शन डिक्लेयर करती हैं, मान लीजिए कैलकुलेट एरिया। अब सर्कल क्लास उस फंक्शन का अपना वर्जन लिखेगी, पाई स्क्वायर। स्क्वायर क्लास अपना वर्जन लिखेगी, साइड स्क्वायर। और ट्राइंगल क्लास अपना वर्जन लिखेगी, हाफ बेस हाइट। ठीक है, तो सबका अपना अपना कैलकुलेट एरिया होगा। हाँ, अब जब आपके पास 50 अलग अलग शेप्स की एक लिस्ट है, तो आपको इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस लिस्ट के हर शेप पर लूप चलाकर कह सकते हैं shape.calculateArea। और प्रोग्राम अपने आप फिगर आउट कर लेगा कि अरे ये ऑब्जेक्ट तो सर्कल है तो मुझे सर्कल वाला फॉर्मूला यूज करना है, और ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। प्रिसाइसली, यही पॉलीमॉर्फिज्म का जादू है। एक ही फंक्शन कॉल कैलकुलेट एरिया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करता है।
ये आपके कोड को अविश्वसनीय रूप से फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल बनाता है। एक्सटेंसिबल कैसे? कल अगर आप एक नया शेप पेंटागन ऐड करते हैं तो आपको अपने पुराने एरिया कैलकुलेशन वाले कोड को छूने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। आप बस एक नई पेंटागन क्लास बनाते हैं, उसमें अपना कैलकुलेट एरिया फंक्शन लिखते हैं और आपका मेन प्रोग्राम उसे हैंडल करने के लिए अपने आप तैयार है। वाह! ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर लिखने की ताकत देता है जो भविष्य के उन चेंजेस के लिए भी तैयार है जिनके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। वाह, ये वाकई माइंड बेंडिंग है। तो ये चारों स्तंभ, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, सिर्फ एकेडमिक टर्म्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बने हैं। बिल्कुल। हम केओस से ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे, जो था इनकैप्सुलेशन, फिर ड्यूप्लीकेशन से रीयूजेबिलिटी तक, वो था इनहेरिटेंस, और आखिर में रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी तक, वो था एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक नेचुरल एवोल्यूशन है। हाँ, ये वो टूल्स हैं जो एक जूनियर प्रोग्रामर को एक सीनियर आर्किटेक्ट से अलग करते हैं। ये जानना कि किस टूल का इस्तेमाल कब और क्यों करना है। तो संक्षेप में ओओपी हमें असल दुनिया की चीजों को कोड में मॉडल करने का एक तरीका देता है जो ज्यादा इंट्यूटिव, मैनेजेबल और पावरफुल है। हाँ, और ये सिर्फ डेटा और फंक्शंस के बारे में नहीं है, ये रिलेशनशिप्स के बारे में है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बीच संबंध, इज अ इनहेरिटेंस, हैज अ कॉम्पोजिशन, ये तय करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कितना रोबस्ट और फ्लेक्सिबल होगा। यहाँ पर एक आखिरी विचार आता है। हमारे नोट्स में हाइब्रिड इनहेरिटेंस का जिक्र है, जब एक क्लास एक से ज्यादा सोर्सेस से इनहेरिट करती है। और वहाँ एक एम्बिग्विटी की समस्या का भी उल्लेख है। ये असल में क्या है और ये हमें ओपी के बारे में क्या सिखाता है? ये एक शानदार सवाल है और ओपी डिजाइन की गहराइयों में ले जाता है। सोचिए, आपकी एक क्लास है स्टूडेंट और दूसरी क्लास है एम्प्लॉई। ठीक है। दोनों के पास गेट आईडी नाम का एक फंक्शन है। स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट आईडी देती है और एम्प्लॉई क्लास एम्प्लॉई आईडी देती है। ओके। अब आप एक नई क्लास बनाते हैं स्टूडेंट एम्प्लॉई, जो स्टूडेंट और एम्प्लॉई दोनों से इनहेरिट करती है। अच्छा, तो अब अगर मैं स्टूडेंट एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट पे गेट आईडी कॉल करूं तो उसे कौन सी आईडी मिलेगी, स्टूडेंट आईडी या एम्प्लॉई आईडी? प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली, यही एम्बिग्विटी है। C++ जैसी लैंग्वेजेस इसके लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस देती हैं, जैसे वर्चुअल बेस क्लासेस या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मैन्युअली बताना कि कौन सा वर्जन कॉल करना है। लेकिन ये तो टेक्निकल फिक्स हुआ। हाँ, और ये एक गहरी डिजाइन की समस्या को उजागर करता है। सवाल ये नहीं है कि इसे टेक्निकली कैसे सॉल्व करें, सवाल ये है कि क्या स्टूडेंट एम्प्लॉय को दोनों से इनहेरिट करना भी चाहिए? अच्छा, या ये एक बेहतर डिजाइन नहीं होगा कि स्टूडेंट एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हो? ये हमें ओपी के कोर में वापस ले जाता है। कोड लिखना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये दुनिया को सही तरीके से मॉडल करने के बारे में है। और कभी-कभी सबसे एलिगेंट टेक्निकल सॉल्यूशन सबसे अच्छे डिजाइन चॉइस से शुरू होता है।